नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। इस जंग के बीच कितने ही कयास लगाए जाने लगे हैं। कहीं तीसरे विश्व युद्ध की बात कही जा रही है तो कहीं परमाणु युद्ध की बात कही जा रही है। कहीं जंग के 10 साल तक खिंचने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन कयासों के बीच 9 मई की तारीख का खास तौर पर जिक्र किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि पुतिन विक्ट्री डे के मौके पर पश्चिमी देशों के खिलाफ डूम्सडे यानी कि कयामत की चेतावनी जारी कर सकते हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो 9 मई को होने वाला है। चंद घंटों बाद पुतिन का सबसे बड़ा ऐलान। पश्चिमी देशों को रूस की कयामत वाली चेतावनी। दुश्मन देशों को पुतिन का सबसे बड़ा संदेश। महज कुछ घंटों बाद विक्ट्री डे के मौके पर जब रूस की सड़कों पर ताकत की नुमाइश हो रही होगी, तब दुनिया के हर देश की नजर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पर होगी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। वो पुतिन जिन्होंने बीती 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसी जंग का ऐलान किया था जिस जंग में अब तक बारूद की बारिश हो रही है। तबाही और बर्बादी की ये जंग कब थमेगी कोई नहीं जानता, लेकिन पुतिन के दुश्मन ये जरूर जानते हैं कि 9 मई की तारीख पश्चिमी देशों के लिए कयामत के ऐलान की तारीख हो सकती है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस दिन पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ डूम्सडे यानी कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। यानी उन देशों के खिलाफ पुतिन सीधी जंग का ऐलान कर सकते हैं जो देश या तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं या फिर रूस की तरक्की के रास्ते पर प्रतिबंधों की तलवार चला रहे हैं। दरअसल 9 मई की तारीख हर साल रूस के लिए अहम होती है। इसी तारीख को नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय हुई थी। इस बार दूसरे विश्व युद्ध की विजय का ये 77वां जश्न है। रूस इस दिन को विक्ट्री डे के रूप में मनाता आया है। इसी दिन पुतिन रेड स्क्वायर पर भाषण देते हैं और इसी भाषण को लेकर यूरोप और पश्चिमी देशों में बहस छिड़ी हुई है कि आखिर पुतिन 9 मई को क्या ऐलान करने वाले हैं। खबर है कि पुतिन इस दिन पश्चिमी देशों के लिए कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। यूक्रेन के मारियोपोल जैसे शहर पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। खबर है कि इसी तारीख को पुतिन दुश्मन देशों के खिलाफ सीधी जंग छेड़ सकते हैं। इसके अलावा पूरे देश को एकजुट करने जैसा कोई कदम भी पुतिन उठा सकते हैं। फिलहाल इस बारे में रूसी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि पुतिन के मन में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया के कई देशों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2010 के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रलय लाने वाला विमान 1180 कमांड प्लेन भी सार्वजनिक तौर पर उड़ान भरेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये विमान परमाणु युद्ध के दौरान भी अपने देश के आला अधिकारियों को लेकर
सुरक्षित उड़ान भर सकता है। यानी ये रूस का एक ऐसा विशालकाय विमान है जिस पर परमाणु युद्ध का भी कोई खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, इस दौरान रूसी सेना के हजारों जवान अपने हुनर की नुमाइश दुनिया के सामने पेश करेंगे। इस दौरान रेड स्क्वायर पर टैंकों, रॉकेटों, बैलिस्टिक मिसाइलों समेत सुपरसोनिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। यानी संकेत लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि 9 मई को प्रलय की नई पटकथा लिखी जा सकती है। उधर लातविया के मिलिट्री अधिकारियों ने यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है। लातविया के मिलिट्री अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन ने 9 मई को क्राइमियन ब्रिज पर हमला बोलने का प्लान बनाया है। लातविया के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक क्राइमियन ब्रिज को नुकसान रूस के लिए बड़े झटके जैसा होगा। इतना ही नहीं, लातविया के सैन्य अधिकारी का ये भी कहना है कि यूक्रेन के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पुल को तबाह करने की पूरी क्षमता है। जाहिर है 9 मई की तारीख को क्या होने वाला है, इसको लेकर हर कोई सकते में है। बस इंतजार अब कुछ घंटों का बाकी है, जब मॉस्को में रेड स्क्वायर पर रूसी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। तो रूस और यूक्रेन के बीच 70 दिनों से अधिक वक्त से चल रहे महायुद्ध के बीच अब सबकी नजरें 9 मई पर आ चुकी है। 9 मई को रूस दूसरे विश्व युद्ध की जीत पर विक्ट्री डे मनाता है और इस बार इस विक्ट्री डे के दिन रूस को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। क्या है इन दावों की सच्चाई, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले को 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। रूस ने इस दौरान न सिर्फ कई इलाकों पर हमला बोला, बल्कि कई इलाकों को पूरी तरह से तबाह भी कर दिया। लेकिन इन हमलों को अब भी रूस युद्ध नहीं मानता। रूस यूक्रेन के खिलाफ इन हमलों को अब तक सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही बता रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूक्रेन के खिलाफ युद्ध अभी बाकी है? क्या असल में 9 मई को रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाला है? 9 मई को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि रूस इन दावों को न सिर्फ खारिज कर रहा है, बल्कि इसे बकवास भी बता रहा है। लेकिन ब्रिटेन की तरफ से लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं और इसके पक्ष में तर्क भी दिया जा रहा है। एक हफ्ते पहले ही ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेन वॉलेस ने एक रेडियो को दिए इंटरव्यू में कहा था कि रूस 9 मई को विक्ट्री डे परेड में यूक्रेन पर अपनी जीत की घोषणा कर सकता है। हालांकि रूस इस युद्ध में जैसी सफलता की उम्मीद कर रहा था, वो उसे अब तक नहीं मिल सकी है। ऐसे में रूस के विक्ट्री डे परेड के दिन पुतिन विश्व के नाजियों के खिलाफ यूक्रेन में अपनी बड़ी सेना उतारने का ऐलान कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि 9 मई को आखिर रूस करने क्या वाला है? जानकारों की माने तो 9 मई की विक्ट्री डे परेड के दौरान रूस यूक्रेन पर बड़े हमले का ऐलान कर सकता है। विक्ट्री डे परेड में शामिल 11,000 से अधिक सैनिकों को यूक्रेन में उतार सकता है। यूक्रेन के मारियोपोल पर पूर्ण कब्जे का ऐलान कर सकता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा इस वक्त रूस के कब्जे में है। और एक बार फिर रूस कीव में एक बड़ी जंग शुरू कर सकता है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पिछले कई दिनों से यूक्रेन के पूर्वी हिस्से की घेराबंदी और आक्रामक हमलों के बाद अब रूस ने कीव पर भी फिर से हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस की तरफ से ऐसे दावे की खबरें भी आती रही हैं कि रूस 9 मई तक इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, ताकि वो एक साथ 2 जीत का जश्न मना सके। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होता नहीं दिख रहा।
ऐसे में 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ बड़े जंग के दावे सच के करीब माने जा रहे हैं। इस बीच कुछ जानकारों का इस युद्ध के बारे में कुछ अलग ही दावा है, जिनके मुताबिक पुतिन यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध को जानबूझकर लंबा खींचना चाहते हैं और परमाणु हमलों की धमकी पुतिन के इसी प्लान का हिस्सा है। ऐसे दावे करने वालों का मानना है कि रूस को इस वक्त एक बड़े युद्ध की जरूरत है। जानकार मानते हैं कि युद्ध में नेटो देशों की भागीदारी से पश्चिम और उसके विरोधी देशों के बीच तनाव बढ़ेगा, जिसका असर दुनिया पर पड़ेगा और ऐसे में सबका ध्यान रूस से हटकर दूसरे देशों या मुद्दों पर पड़ जाएगा। वहीं रूस को लगता है कि युद्ध के बड़ा होने पर कई नेटो देश इससे दूरी बना सकते हैं और नेटो 2 धड़ों में बढ़ सकता है। नेटो के युद्ध में शामिल होने से रूस के लोगों में पुतिन के पक्ष में देशभक्ति वाला माहौल बन सकता है। तर्क ये भी है कि अगर नेटो युद्ध में शामिल हुआ और रूस की हार होती है तो पुतिन के पास अपने लोगों को जवाब देने के लिए ज्यादा तर्कपूर्ण जवाब होंगे। लेकिन रूस के पक्ष में ऐसे दावों की कागजी और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है। ऐसे में इस तरह के दावे अभी और वक्त की मांग करते हैं। 9 मई अब बेहद नजदीक है। पुतिन ये कतई नहीं चाहेंगे कि वो अपने विक्ट्री डे को सिर्फ पुरानी जीत के जश्न तक सीमित रखें, बल्कि वो जरूर चाहेंगे कि वो अपने देश और अपनी सेना को एक नई जीत के सपने तो दिखा ही सकें। ऐसे में 9 मई को लेकर किए जा रहे दावे बेवजह नहीं लगते। और वहीं यूक्रेन ने रूस के 3 और टैंक उड़ाने का भी दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के इन टैंकों को ड्रोन से हमला कर उड़ाने का दावा किया है। एक के बाद एक इन टैंकों पर कई हमले कर यूक्रेन ने इन टैंकों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, टैंकों को बर्बाद करने का ये वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने कई हमले किए जिसमें रूस की ये टैंक पूरी तरीके से नष्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। बड़ा नुकसान यूक्रेन की तरफ से पहुंचाया गया है रूस की सेना को। ये शक्तिशाली टैंक जो कि इस वक्त पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। यूक्रेनी हमले में 70 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में दोनों देशों की सेना के बीच में भीषण जंग जारी है। रूसी टैंकों पर यूक्रेन की सेना ने यह हमला किया जिसमें रूस के कई टैंक पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। ड्रोन अटैक किया गया इन रूसी टैंकों पर यूक्रेन की तरफ से और ये वीडियो भी जारी किया गया। बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले जारी है और बड़े बड़े हथियारों के साथ साथ टैंक भी ध्वस्त होते हुए यूक्रेन की तरफ से। तो ये वीडियो सामने आया है जिसमें सीधे तौर पर ये दिखाया गया है कि रूस के कई टैंक बर्बाद हो चुके हैं यूक्रेन के हमले में। तो 50 घंटे बाकी है और 50 घंटे बाद पुतिन कुछ ऐसा ऐलान कर सकते हैं जिसके बाद यूक्रेन में चल रही जंग 5 गुना ज्यादा तेज हो सकती है या फिर एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ऐसा फैसला कर सकते हैं जो यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। ऐसा फैसला जो ज़ेलेंस्की की मुसीबत कई गुना बढ़ा देगा। सबसे पहले आप देखिए 50 घंटों बाद क्या ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे या वो पुतिन से समझौता कर लेंगे। Ура! मई को जब रूस की राजधानी मॉस्को में दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड शुरू होगी, जब रशियन फौज की धमक यूक्रेन के साथ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी,
रूस के सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर मॉस्को के आसमान में अपनी रेंज का ट्रेलर दिखाएंगे। का परमाणु बम रेड स्क्वायर पर परेड में शामिल होकर ब्रिटेन और अमेरिका को डराएगा। जब पुतिन की परेड से ऐसी खतरनाक तस्वीरें आएंगी कि यूरोप पूरी तरह बदल जाएगा। या उसे बदलने की तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पुतिन का भाषण नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख देगा। आखिर ज़ेलेंस्की 9 मई से क्यों डरे हुए हैं? ज़ेलेंस्की के पास 9 मई को लेकर क्या-क्या ऑप्शन हैं? ज़ेलेंस्की ऑप्शन 1 से लेकर ऑप्शन 5 तक किस विकल्प को चुनना बेहतर समझेंगे? क्या इन सभी ऑप्शन में यूक्रेन के साथ उनके खुद बचने के भी चांस हैं? 9 मई की रशियन परेड को लेकर बहुत ज्यादा डर बना हुआ है। ज़ेलेंस्की की कैपिटल कीव से लेकर ब्रिटेन की राजधानी लंदन और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी तक सिर्फ यही सवाल किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन आखिर यूक्रेन के साथ क्या करने वाले हैं। आखिर 9 मई को मॉस्को में नेटो को डराने वाली मिलिट्री परेड में वो क्या भाषण देने वाले हैं? इस वक्त ज़ेलेंस्की के दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। रूस की परेड को लेकर अगर उनकी ब्रेन मैपिंग की जाए तो रिपोर्ट में बहुत बड़े खौफ की तरफ इशारा देखने को मिलेगा। ज़ेलेंस्की के दिमाग में इस वक्त 3 शब्द घूम रहे हैं: 9 मई, व्लादिमीर पुतिन और रूस की फौज। Кожен з таких прильотів – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури. Якщо взяти тільки медичну інфраструктуру, то на сьогодні російські війська знищили або जाहिर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ज़ेलेंस्की इस वक्त क्यू में ही हैं, लेकिन रूस ने अब भी ज़ेलेंस्की को टारगेट बनाकर कोई बड़ा हमला नहीं किया। जबकि पुतिन चाहते तो उनके एक ऑर्डर पर रशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट इस शहर और ज़ेलेंस्की की संभावित लोकेशन पर बड़े-बड़े हमले कर चुके होते। पुतिन चाहते तो कीव का हाल भी मारियापुल जैसा कर देते। वो चाहते तो कीव को भी उसी तरीके से तबाह करते जैसे उनकी फौज ने मारियापुल को किया। वो चाहते तो उनके लिए आसान था और उनकी फौज के लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन पुतिन ने ऐसा फैसला नहीं लिया। लेकिन 9 मई की सुबह पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ऐसा फैसला जो ज़ेलेंस्की की मुसीबत कई गुना बढ़ा देगा। पुतिन इस वक्त यूक्रेन में अमेरिका के दखल से बहुत गुस्सा हैं। वो अमेरिका और ब्रिटेन के दखल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप उनके विदेश मंत्री की बात सुनेंगे तो पता चलेगा कि पुतिन 9 मई को क्या बताने वाले हैं। आपको पुतिन के असली इरादों का हल्का-हल्का अंदाजा इससे मिल जाएगा। карте действительно будущее мира, на карте то, каким этот мир будет, однополярным, под полным командованием Соединенных Штатов, как этого хочет Вашингтон, и как с этим уже смирились все остальные западные страны. एक नजर देखिए कि पुतिन क्या ऐलान कर सकते हैं और फिर दिखाएंगे कि पुतिन और उनकी 9 मई वाली मिलिट्री परेड को लेकर ज़ेलेंस्की के माइंड में क्या चल रहा है। पहले देखिए पुतिन 9 मई को अपना कौन सा रूप दिखा सकते हैं। क्या पुतिन यूक्रेन के 2 और टुकड़े कर देंगे? क्या पुतिन क्राइमिया की तरह डॉनबास रीजन को अब रूस में मिलाने का इरादा सबको बताएंगे? क्या पुतिन यूक्रेन के साथ किसी और जंग का ऐलान करेंगे? окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході держави. Нагнали підкріплення на Харківщину. Пробують посилити тиск
на Донбассе. ज़ेलेंस्की का दिमाग इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले हालात से गुजर रहा है। 24 फरवरी के बाद से ज़ेलेंस्की का दिमाग 5 गुना तेजी से काम कर रहा है। ज़ेलेंस्की की ब्रेन मैपिंग में एक ऐसे लीडर की मनस्थिति पता चलती है जो रूस जैसे सुपर पावर और पुतिन के गुस्से के आगे इस जंग में घिरा हुआ है, लेकिन अब तक टिका भी हुआ है। ज़ेलेंस्की एक वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं और पश्चिमी देशों में उनकी तारीफ हो रही है, लेकिन जमीन पर हालात फिर भी यूक्रेन के हिसाब से बहुत कमजोर है। यहाँ यूक्रेन में एक कोना नहीं बचा है जहाँ युद्ध का निशान ना मिले, जहाँ पर तबाही ना हुई हो। लेकिन यूक्रेन के साथ रूस ने भी इस जंग में बहुत कुछ खोया है और ये बात ज़ेलेंस्की बार बार पुतिन को याद दिला रहे हैं। जाहिर है पुतिन को ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी कि 9 मई से पहले ज़ेलेंस्की के तेवर ढीले होने की बजाय सख्त होते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के सामने अब विकल्प क्या है, आप जरा इसे डिटेल में समझिए। 9 मई को लेकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का विकल्प नंबर 1 देखिए, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा डर है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि पुतिन 9 मई को यूक्रेन के 2 और टुकड़ों का औपचारिक ऐलान कर देंगे और फिर डॉनबास में लुहांस्क और डोनेस्क को रूस में शामिल करने की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, जैसा कि रूस ने 2014 में क्राइमिया में किया था। ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की डॉनबास को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे या उसे खामोशी से रूस के हवाले कर देंगे? अब देखिए कि 9 मई को लेकर पुतिन के ऐलान के बाद ज़ेलेंस्की का विकल्प नंबर 2 क्या है। पुतिन ज़ेलेंस्की को फिर से सरेंडर के लिए बोल सकते हैं। ऐसे में रूस के दमखम के आगे क्या ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देंगे और यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही यूक्रेन डॉनबास से सेना पीछे हटाने के साथ रूस के समर्थन वाली सरकार का रास्ता साफ कर देगा। 9 मई को लेकर ज़ेलेंस्की का विकल्प नंबर 3 क्या हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने अभी तक बहादुरी दिखाई और नेटो से मदद मिलने के साथ ही उन्होंने अपने ऑपरेशन रूस के खिलाफ तेज भी किए हैं। क्या ऐसा वो आगे भी जारी रखेंगे? 9 मई को मॉस्को में परेड के साथ ये एक ऐसा विकल्प है जिस पर उनका भरोसा अब भी कायम नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस अब तक 23,000 से ज्यादा सैनिकों को युद्ध में खो चुका है। Российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели. Но зачем это самим российским солдатам? Зачем это их родным? Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то там серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армии дополнительных रेफ्रिजरेटरов для хранения ट्रुप। ज़ेलेंस्की की ये बातें पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा देंगी। आखिर ज़ेलेंस्की इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? लेकिन अब 9 मई को लेकर ज़ेलेंस्की का विकल्प नंबर 4 देखिए, जो रूस को हैरान कर सकता है। यूक्रेन में रूस के हमले कई शहरों पर जारी हैं। कीव को छोड़ दें तो पूर्वी यूक्रेन में कोई शहर ऐसा नहीं है जहां रूसी सेना ने अटैक न किया हो। हेलीकॉप्टर से लेकर फाइटर बॉम्बर से हमले हो रहे हैं। रूस मिसाइल भी बराबर दाग रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस अब तक यूक्रेन पर 2000 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन के आसमान में रूसी विमानों ने 2500 से भी ज्यादा उड़ानें भरी हैं। जाहिर है ये उड़ानें यूक्रेन पर हमला करने के इरादे से भी थी और अब भी जारी है। रूस के इस कैमो 52 हेलीकॉप्टर को देखिए, जो यूक्रेन के खिलाफ रशियन कॉम्बैट एविएशन का सूत्रधार बन चुका है। За час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет. Зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен з таких прильотів – це загибель. ऐसे में 9 मई को लेकर हालात ये हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी कयास ऐसे भी लगा रही हैं कि अगर रूस ने कीव पर हमले फिर से शुरू किए और ज़ेलेंस्की को निशाना बनाने की कोशिश हुई तो उससे पहले ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर यूरोप के किसी देश में पनाह ले सकते हैं।
लेकिन जेलेंस्की ने अभी तक रूस का बहादुरी से सामना किया है। 9 मई को लेकर जेलेंस्की का विकल्प नंबर 5 देखिए, जो जेलेंस्की का आखिरी विकल्प साबित हो सकता है। पुतिन के गुस्से को देखकर क्या जेलेंस्की पुतिन के साथ समझौता भी कर सकते हैं? कोई ऐसा बीच का रास्ता जिससे रूस का सामरिक हित भी बचा रहे और जेलेंस्की की सत्ता भी, साथ ही यूक्रेन के टुकड़े होने से भी बच जाएं और युद्ध जिस तेजी से शुरू हुआ था उसी तेजी के साथ खत्म भी हो जाए। जेलेंस्की यूक्रेन को दोबारा बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रूस के हमलों में जो तबाही हुई है उसे ठीक करने के लिए $600 बिलियन की मदद चाहिए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इससे ज्यादा तो अमेरिका का सालाना रक्षा बजट होता है। लेकिन अभी युद्ध की जो तेजी है उससे इसके चांस बहुत कम हैं कि कोई समझौता होगा। जेलेंस्की का जोश अब भी बहुत हाई है, फिर चाहे वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की मदद की वजह से ही क्यों ना हो। ये जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन का ही साथ है जिसकी वजह से जेलेंस्की के हौसले भी बुलंद हैं। यूक्रेन को ब्रिटेन और अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार मिल चुके हैं। कई और हथियार भी जेलेंस्की की फौज को मिलने वाले हैं। ये ऐसे हथियार हैं जिन्होंने कई मोर्चों पर रूस की फौज की कमर तोड़कर रख दी है। ये ऐसे हथियार हैं जिसकी वजह से रूस ने कीव से पीछे हटने का फैसला किया। ये वो हथियार हैं जिनकी वजह से रूस के टैंकों की बढ़त रुक गई, वो प्लास्टिक के खिलौने की तरह उड़ा दिए गए। ये वो हथियार हैं जिनके रूस में सुपरसोनिक फाइटर जेट्स का हशर भी एक कटी पतंग की तरह हुआ। रूस के हेलीकॉप्टर तो अमेरिकी मिसाइलों से ऐसे गिराए गए कि उनकी तस्वीरों ने जेलेंस्की की फौज को यकीन दिला दिया कि वो रूस के खिलाफ जीत सकते हैं। Наші захисники знищили вже більше 1000 російських танків, майже 200 російських літаків, майже 2500 броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка у запасу. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій землі. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві. जेलेंस्की साफ साफ कह रहे हैं, या यूं कहें कि पुतिन को चढ़ा रहे हैं कि उनकी फौज अब किसी काम की नहीं बची। वो 9 मई की परेड पर एक तरह से हंस भी रहे हैं और रूस को चिढ़ा भी रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके जहन में पुतिन का भाषण भी है, जिसके बारे में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि 9 मई को पुतिन एक नए युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। जैसे जैसे 9 मई की तारीख करीब आ रही है, नेटो की आशंका भी बढ़ रही है, क्योंकि यूक्रेन के बाद अगर किसी जंग का ऐलान हुआ तो उसमें पुतिन का रुख यूरोप की तरफ ही होगा और तब जद में वो देश आएंगे जो या तो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं या फिर नेटो के और करीब जा रहे हैं। इसीलिए पुतिन को हल्के में लेना बहुत से देशों के हक में नहीं होगा। तो महायुद्ध का आज 73वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां कहां भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई शहर है। ये मैप देखिए आप यूक्रेन का, और सबसे ज्यादा जोर जो रूस की सेना का है वो राजधानी कीव पर है, क्योंकि यहां पर कीव पर कब्जा करने की कोशिश रूस की सेना इस कदर कर रही है कि बाकी शहरों पर हमले बढ़ा दिए गए हैं, ताकि बाकी शहरों पर अगर कब्जा कर लिया गया तो ऐसे में राजधानी कीव जो है उनके होल्ड में आ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमले और भीषण जंग दोनों देशों के बीच में जारी है वो है खार्किव, इज्यूम और जापोरिजिया मारिउपोल। ये 4 ऐसे शहर जो कि सीधे तौर पर रूस की सेना के टारगेट पर है। इसके साथ ही मिकोलाइव जो कि दक्षिण यूक्रेन का शहर है, इसके साथ ही ओडेसा जहां पर इस वक्त रूस की सेना हमले ताबड़तोड़ करती हुई नजर आ रही है। ये वो शहर है जहां पर इस वक्त रूस की सेना इस लिहाज से हमला कर रही है कि अगर इस पर कब्जा हो जाता है, अपने देश का झंडा लहरा दिया जाता है, तो फिर आधे से ज्यादा हिस्सा यूक्रेन का वो रूस के कब्जे में आ जाएगा। और ऐसे में अब पूरा का पूरा जोर इन्हीं शहरों पर है, क्योंकि ये जो है यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहर है। और इसके साथ ही अलग अलग देश जो है वो दावे भी कर रहे हैं कि कितना नुकसान दूसरे देश की सेना को पहुंचाया गया है। रवि का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रवि आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारियां। रूस की बमबारी में भले ही यूक्रेन के शहर खंडर हो रहे हैं, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 महीने से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में रूस के 24,900 सैनिकों की मौत हो गई है। यह बड़ा दावा यहां पर यूक्रेन ने किया है। तो वहीं आपको बता दें कि
रूस की 2686 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। तो दोनों देशों की तरफ से यहां पर दावे किए जा रहे हैं। ये यूक्रेन दावा कर रहा है। इतना ही नहीं, इस जंग में रूस के 1100 से ज्यादा टैंक भी तबाह किए गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने महायुद्ध में रूस की 491 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 199 विमानों और 155 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 502 आर्टिलरी सिस्टम तबाह करने का बड़ा दावा यहां पर किया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से दावे यहां पर किए जा रहे हैं कि रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है, और इसके साथ साथ वीडियो के जरिए भी यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि बड़े बड़े हथियार, टैंक उसके ध्वस्त कर दिए हैं। ऐसे में आज इस महायुद्ध का 73वां दिन है और दोनों देशों की सेना के बीच में भीषण जंग जारी है। लेकिन अब सभी की नजरें आ चुकी है 9 तारीख को, विक्ट्री डे, जो कि हर साल रूस की तरफ से मनाया जाता है। ऐसे में क्या कुछ बड़े ऐलान पुतिन की तरफ से किए जा सकते हैं, क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन उस वक्त बड़ा ऐलान इस लिहाज से भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यूक्रेन का कितना हिस्सा उनके कब्जे में आ चुका है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। रूस के हमले कम होने की बजाय अब धीरे धीरे और तेज हो गए हैं, और आशंका यह जताई जा रही है कि रूस 9 मई को कुछ बड़ा कर सकते हैं, और इसी आशंका की वजह से पूरी दुनिया एक बार फिर दहशत में है। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज। कई शहरों में भीषण बर्बादी। यूक्रेन पर कब्जे का नया प्लान। मई को क्या करने वाला है रूस? चौबीस फरवरी से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अब नया मोड़ ले सकता है। पूरी दुनिया में इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि 9 मई को होने वाले विक्ट्री डे पर रूस यूक्रेन पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। और 9 मई की तारीख पास आने से पहले रूस ने अपनी रणनीति भी बदल दी है। कुछ समय पहले रूस ने अचानक यूक्रेन पर हमले कम कर दिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके ये हमले अचानक तेज हो गए हैं। साथ ही यूक्रेन की राजधानी पर भी कई मिसाइलें दागी गईं। रूस के इन हमलों ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। हर तरफ से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। हालांकि इन हमलों के दौरान रूस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसके कई सैनिक मारे गए। खबर है कि इन हमलों में रूस के 3 टैंक तबाह हो गए, जबकि 8 तोपखाने भी तबाह होने का दावा किया गया। साथ ही यूक्रेन की सेना ने रूस के 4 रॉकेट लॉन्चर भी बर्बाद कर दिए। इन हमलों में रूस की 7 बख्तरबंद गाड़ियां और कुछ इंजीनियरिंग यूनिट भी तबाह हो गईं। इसके अलावा यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के 14 ड्रोन भी मार गिराए। CNN की एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि रूस की सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पुतिन विक्ट्री डे के दिन बड़ा कदम उठा सकते हैं। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि पुतिन ने रूसी सेना के जनरलों को करो या फिर मरो का आदेश भी दे दिया है, ताकि वो जल्द से जल्द यूक्रेन में अपनी कोशिश को कामयाबी तक पहुंचा सकें। और यही वजह मानी जा रही है कि पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, और माना जा रहा है कि रूस 9 मई से पहले यूक्रेन पर हमले और तेज कर सकता है, ताकि विक्ट्री डे परेड के दिन वो इसे अपनी जीत की तरह दुनिया भर के सामने पेश कर सके। यूक्रेन के पलटवार ने बढ़ाई रूस की मुश्किल। रूस को बड़े नुकसान का दावा। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं,
तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानव्यापी मस्जिद का आज भी सर्वे और वीडियोग्राफी होगी। थोड़ी देर में सर्वे का काम फिर शुरू होगा। कल भी ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का काम शुरू हुआ था। कल ज्ञानव्यापी मस्जिद के पास विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। कोर्ट के आदेश पर पहली बार ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे हो रहा है। इसकी वीडियोग्राफी भी हो रही है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, जो कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की संस्था है, इसके विरोध में है। कमेटी का यह कहना है कि मस्जिद के अंदर कोई सर्वे नहीं किया जाना चाहिए। सर्वे को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है। विरोध के ऐलान के मद्देनजर सर्वे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, वाराणसी में आज सर्वे का ये दूसरा दिन है। ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे होना है। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की टीम कल पहुंची थी। 2.5 घंटे तक सर्वे हुआ था, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय लोगों का गुस्सा भी उमड़ता हुआ नजर आया था। और आज एक बार फिर से सर्वे की टीम सर्वे करती हुई नजर आएगी। तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस बल की तैनाती चप्पे चप्पे पकड़ दी गई है और साथ ही लोगों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सर्वे की टीम यहां पर पहुंची है। और मेरे सहयोगी अमित सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। ज्ञानव्यापी परिसर का आज एक बार फिर से वीडियोग्राफी और सर्वे होगा और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवोकेट कमिश्नर पहुंच चुके हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने 2.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर वीडियोग्राफी और सर्वे की थी, ठीक आज उसी तरीके से यहाँ पर वीडियोग्राफी और सर्वे होगा। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पूरी टीम जो है एडवोकेट कमिश्नर्स की वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और यहाँ तस्वीरों में देखिए सभी ये कोर्ट ने जो एडवोकेट कमिश्नर बनाया था वही एडवोकेट कमिश्नर है। यहाँ पर मुस्लिम पक्षकार की तरफ से आज कोर्ट में जाकर कहा गया कि एडवोकेट कमिश्नर पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि वो केवल एक पक्ष का सुनकर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में वाराणसी सिविल कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और उसके बाद ये फैसला सुरक्षित रखा गया है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से एडवोकेट कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कल 2.5 घंटे से ज़्यादा तक यहाँ पर 2.5 घंटे से ज़्यादा तक पूछताछ हुई है। सर क्या कहेंगे? क्या आज सर्वे होगा? कोर्ट से कोई सूचना नहीं है सर। सर प्लीज कितने देर तक आज होगी? सर ये बताइए। सर दरवाजा टूट जाएगा। आज कितने देर तक होगी? दरवाजा टूट जाएगा सर। आज कितने देर तक होगी? बोल तो रहा हूँ सर, कोई सूचना नहीं है। आप लोग मस्जिद के अंदर आज कितने देर तक? कोई सूचना नहीं है सर। 3 बजे की टाइमिंग आज होगा ना? टाइमिंग थी आज कोई सूचना नहीं है। तो आप जाएंगे अंदर जा रहे हैं, कोई सूचना नहीं है। अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवोकेट कमिश्नर की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई है। दोनों पक्षों के सामने यहाँ पर कराई जाती है वीडियोग्राफी और सर्वे। और ये एडवोकेट कमिश्नर उतरते हुए गाड़ी से आज भी वीडियोग्राफी और सर्वे होगा। फिलहाल जो पुलिस की टीम है वो कह रही है कि आप बैठे रहिए अंदर और हो सकता है कि किसी और गेट से ये बाहर निकले। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर देख सकते क्या दिक्कत है आप लोगों को? हाँ जी, क्या जा पाएंगे? वेट कर रहे हैं कोर्ट का। दीवान जी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं क्या? बता दीजिए, 2 लाइन बता दीजिए। हम लोग इससे कुछ नहीं बता चाहेंगे। हम लोग फिलहाल वेट कर रहे हैं कोर्ट के इंतजार का फैसले। तो फिलहाल जो एडवोकेट कमिश्नर है वो कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर खड़े हैं। कोर्ट में, बनारस सिविल कोर्ट में मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। मुस्लिम पक्षकार की तरफ से वाराणसी सिविल कोर्ट में ये कहा गया कि उन्हें एडवोकेट कमिश्नर पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो केवल एक पक्ष की बात सुन रहे हैं और इसी वजह से जो है इस वक्त अंदर नहीं जा रहे हैं। वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी गाड़ी में बैठे हुए हैं एडवोकेट कमिश्नर, यहाँ पर गाड़ी में बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बाबत आज के वीडियोग्राफी के मद्देनजर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं
और हर तरफ पुलिस की टीम है। फिलहाल एडवोकेट कमिश्नर पहुंच गए हैं वीडियोग्राफी करने के लिए, सर्वे करने के लिए। तो एडवोकेट कमिश्नर पहुंच चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए। हालांकि अभी फिलहाल कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि एक पक्ष की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है कि उन्हें भरोसा नहीं है एडवोकेट कमिश्नर पे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि धार्मिक स्थलों पर कैमरे लगने चाहिए और उन्होंने निचली अदालत पर ही सवाल खड़े कर दिए। पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप लोअर कोर्ट को कोई इख्तियार हासिल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन करे, पार्लियामेंट के एक्ट का वायलेशन करे। किस बुनियाद पर कर रहे हैं आप? गलत फैसला है उस कोर्ट का। ये ओवैसी वहाँ बैठे बैठे बोलते हैं, कोर्ट के निर्णय को ओवैसी को भी मानना चाहिए, सब लोगों को मानना चाहिए। और आप लोग भी समझदार हैं, आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि किसी भी मस्जिद का नाम जो शुरुआत होता है वो ज्ञान व्यापी करके है, तो ज्ञान व्यापी हिंदी का है, दारुल उलूम नाम से शुरू नहीं है। वो ज्ञान व्यापी का मतलब यह है कि समझना चाहिए कि उससे हिंदी के शब्द से शुरू हो रहा है ये मस्जिद का नाम। तो कुछ ना कुछ चीज़ है, इसका जो सर्वे हो रहा है उस पर सर्वे होकर के जो निर्णय आएगा वो कोर्ट निर्णय